श्रोताओं नमस्कार। आज के अतिथि कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष पर पहुंचे हुए लोग होते हैं, और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच हैं, डॉक्टर शशि तिवारी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई श्री कृष्ण जी। हर्ष की बात है कि जब कई व्यक्तित्व एक में समाहित हो जाएं, और वो हमें आपके व्यक्तित्व में नजर आता है। आप साहित्यकार भी हैं, संगीत में भी आपकी अच्छी दखल है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका नाम आगे आता है, और कविता लिखने की बात नहीं है, कविता अगर मंची कविता की बात करें उसमें भी आपका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। आपने न केवल देश में बल्कि विदेशों के तमाम बड़े मंचों पर आपकी कविताएं गूंजती रही हैं। मेरे सामने बड़ा धर्म संकट है कि मैं आपसे किस विषय पर बात करूं, और ये भी श्रोताओं को बहुत से को पता हुआ कि आप आगरा कॉलेज के संस्कृत विभाग की अध्यक्ष होकर आप सेवानिवृत्त हुई हैं। आपकी कविताएं जापान, श्रीलंका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। आपने तमाम देशों में अपने काव्य पाठ से श्रोताओं की प्रशंसा बटोरी है। आपके इस जीवन की साहित्यिक, संगीतिक और शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म सामवेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस कारण मेरी रुचि साहित्य और संगीत में रम गई। मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने होश संभाला, स्वयं को गीत गुनगुनाते पाया। मैं 2.5 साल की थी तो मेरे बाबा दादी, मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे माँ, सब लोग मुझे बताते हैं तभी से तुमने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। और कुछ अपनी भाषा में जैसे बच्चा बोलता है तो मैं तुकबंदी भी किया करती थी। रोजमर्रा की चीजों में तुकबंदी किया करती थी। यानी कविता का अंश वहाँ भी मौजूद था? जी, कविता वहाँ पर भी थी और संगीत भी था। कहीं से मैंने एक गीत सुन लिया था और अपने दादाजी से मैंने कहा, जो डॉक्टर भी थे और बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, तो वो हमारे परिवार में ही सभी पीढ़ियों में वो संगीत और कविता का जज्बा रहा। तो उनसे मैंने कहा कि मैं तो एक गीत सीख के आई हूँ, बाबूजी आप हारमोनियम बजाइए और मैं गाऊंगी। तो वो बोले कि तुम गाना शुरू करो। मैंने कहा नहीं, पहले आप हारमोनियम बजाइए। मतलब मैं इतनी छोटी थी कि मैं ये नहीं समझ पाती थी कि क्या पहले होना चाहिए। खैर उन्होंने कहा और मैंने एक लोकगीत शुरू कर दिया। लट्ठे का पजामा, रेशम का कमरबंद, बोलो कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। ये मैंने कहीं सुना हुआ था तो वो शुरुआत कर दी मैंने। तो ये मेरे जीवन का जो मेरे गले से एक प्रॉपर बिल्कुल सही रूप में जो गीत निकला वो ये था। तो इसको मैं आज तक याद करती हूँ, क्योंकि लोक संगीत में ऐसी बात होती है कि आकर्षण होता है कि वो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको आकर्षित करता है अपनी तरफ। मेरी माँ कुंती तिवारी संगीत विशारद हैं और उन्होंने लखनऊ की भातखंडी यूनिवर्सिटी से संगीत विशारद किया। तो वो मुझे ऐसे ऐसे गीत सिखाया करती थी। उस देश चलो जहाँ प्रेम की बंसी बाजी। तो ऐसे वाले जो गीत थे वो मेरी रग रग में पहुंच गए थे। और मेरी नानी जी चंद्रकांता मिश्रा स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके भाई कुंवर बहादुर मिश्रा, मेरे दादाजी डॉक्टर रामदास तिवारी, ये सब अंग्रेजों से लड़ाई में किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते थे। तो इसलिए मेरे हृदय से जो कविताएं निकली वो इस तरह की निकली। हुए जो देश के लिए शहीद बने उनके हम सभी मुरीद, लगा दी बाजी जान की, बार बार फिर रखी लाज है हिंदुस्तान की, लगा दी बाजी जान की। तो इस तरह की रचनाएं मेरे हृदय से निकलने लगी। तो ये शायद परिवार का माहौल का असर था। तो इन सब के बीच ही मैं आगे बढ़ती गई। संगीत मैंने बाकायदे सीखा। तो सबसे पहली गुरु तो मेरी माँ और मेरे पिताजी, वो रेडियो लखनऊ से गाया करते थे। और मेरे दादाजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने स्कूल में संगीत सीखा। महाराष्ट्रियन टीचर्स हुआ करती थी, बंगाली टीचर्स हुआ करती थी, उन लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दी। और उसके बाद मैंने आगरा घराना जो है शास्त्रीय संगीत का, तो उस्ताद अकील अहमद खान साहब, उस्ताद शब्बीर अहमद खान साहब, इन लोगों से मैंने संगीत की विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि संगीत और कविता ये दोनों मेरी रग रग में बसा करते थे। यानी कह सकते हैं कि जीन्स में था साहित्य और संगीत दोनों का सम्मिश्रण आपके। जी हाँ।
अच्छा, जब ये संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के बाद और उधर शिक्षा दीक्षा भी आपकी बढ़ती रही, तो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किन विषयों में आपको विशेष रुचि रही? मेरा जन्म स्थान भी आगरा है, शिक्षा दीक्षा भी आगरा में ही हुई जी। और पहले स्कूलिंग और मेरा इंटरमीडिएट ये सब आगरा के ही इंटर कॉलेज से हुआ, आरएसएस गर्ल्स इंटर कॉलेज से। उसके बाद बीए की पढ़ाई के लिए मैं आगरा कॉलेज में आ गई। तो आगरा कॉलेज में आकर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद स्नातकोत्तर संस्कृत विषय लेकर मैंने किया और उसके बाद पीएचडी किया, डीलिट किया और वहां पर फिर मेरी नियुक्ति भी हो गई संस्कृत डिपार्टमेंट में और वहां की मैं हेड भी बनी, अध्यक्ष बनी और 40 साल जी अध्यापन किया है। जी जी। तो इसका मतलब आप 20 साल में आप शिक्षण कार्य में आ गई थी? तो मैं। वो कैसे हुआ? उसका जरा किस्सा बताइए। वो उस समय तत्कालीन जो प्राचार्य थे, जैसे उन्होंने देखा कि ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास लड़की है और जो ज्यादा होशियार बच्चे होते थे या बिल्कुल बेवकूफ, ये दो तरह के बच्चे हमेशा टीचर की निगाह में रहते हैं। जी, बिल्कुल तो सही है। मैं भी अपने टीचर्स की और प्रिंसिपल तक की निगाह में थी। तो उन्होंने घर पर चपरासी भेज दिया कि तुमने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास अब शिक्षा ग्रहण की है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे कॉलेज में, आगरा कॉलेज में आ जाओ, ये तुम्हारा ही कॉलेज है और आकर कल से क्लास लेना शुरू कर दो। इतनी आराम से, इतनी सरलता से मेरी नौकरी लग गई कि मैंने वहां बुला के दिया गया आपको, बुलाकर जैसे परोस कर थाली दी जाती है, तो इसी तरह से मुझे ये नौकरी मिल गई। उसके बाद मैंने पूरे तन और मन से बच्चों को पढ़ाया 40 साल तक। वो पुराने विद्यार्थी अब जब आते हैं और आकर सड़क पर भी मिलते हैं तो मुझे प्रणाम कर लेते हैं। तो मुझे अपने गुरुओं से मिली शिक्षा पर गर्व होता है कि मैंने अपने गुरुओं से जो ज्ञान पाया वो मैंने इन बच्चों को दिया और ये अब सुयोग्य बन गए हैं। तो गुरु का ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन किसी न किसी रूप में मैं अपने गुरु के प्रति अपने आदर का भाव मनन करती हूँ। जी। अच्छा, जब आपका शिक्षण कार्य चल रहा था और आपकी कविता लेखन जो प्रतिभा थी वो और निखरती गई, आपने आगरा और आसपास के जनपदों में काव्य पाठ किया, धीरे धीरे पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कविताएं गूंजने लगीं। तो ये सिलसिला कैसे बढ़ा? स्कूल कॉलेज के समय में ही मैं मंच पर तो जाने ही लगी थी, बचपन से ही। जब कविता के क्षेत्र में लोगों ने कहा आप इतना अच्छा, आपका कंठ है और आप इतना अच्छा लिखती हैं, तो मंच पर भी आया करिए। ये तो सोने पे सुहागा है। हाँ, कि कविता भी है और संगीत भी है, लय भी है। माँ सरस्वती की कृपा है ये। फिर जब मैंने जाना शुरू किया मंच पर तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मुझे दर्शकों की और श्रोताओं की मिलने लगी, तो मेरा उत्साहवर्धन हुआ और मैं ऐसी धीरे धीरे माँ सरस्वती की कृपा से आगे बढ़ती चली गई। माँ बाप का आशीर्वाद था, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ था और वो फलीभूत होता चला गया। मुझे कोई ऐसी कठिनाई नहीं आई कि जो लड़कियों को बाहर के क्षेत्र में कदम रखने पर अक्सर आ जाती है। तो ये भी मेरा सौभाग्य रहा। बिल्कुल। जब आपका समय रहा हुआ, वो तो अभी भी है, उसमें बड़े बड़े नामों के साथ आपने कविता पढ़ी हो, कुछ अगर ऐसा कुछ ध्यान आ रहा हो, याद आ रहा हो, बताएं। जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और सोहनलाल द्विवेदी जी और हरिवंश राय बच्चन जी, रमानाथ अवस्थी जी, रामावतार त्यागी जी, देवराज दिनेश जी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बहुत बड़े नाम हैं जी। इन सबके मुझे आशीर्वाद मिले और उन्होंने यही कहा कि बेटा बहुत आगे जाओगी। एक मैं आपको बता दूं कि मैं 4 भाषाओं में प्रयास करती हूँ कविता लिखने का, हिंदी और संस्कृत, ब्रजभाषा और उर्दू। तो मैंने उर्दू के मुशायरे भी बहुत पढ़े हैं। जी। तो उसमें मुझे नौशाद साहब ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया था, जो आलमी उर्दू अवार्ड के नाम पर था। और जो हमारे अब्दुल रहीम खान खाना, जो इतने बड़े विद्वान हो गए हैं, जो अकबर के दरबारी थे, उनके नाम पर ये अवार्ड था जो मुझे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मिला था। आपको कुवैत में 1985 में बज़्म सुखन आपको दिया गया, ये एक बड़ी उपलब्धि रही। और विभिन्न देशों में जाकर आपने काव्य पाठ किया, वहां आपको सम्मानित किया, जैसे मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने आपको सम्मानित किया। इसी प्रकार लंदन में इंडिया हाउस में और भारतीय उच्चायुक्त ने आपको सम्मानित किया। अमेरिका में अखिल विश्व हिंदी समिट न्यूयॉर्क में साहित्य गौरव की उपाधि आपको प्राप्त हुई। जी।
और इसी तरह से न्यू जर्सी में भी आपने, और तमाम देशों में, पाकिस्तान में भी आपको वर्ल्ड सोशल फोरम, कनाडा में, ब्रिटेन में आपने काव्य पाठ किया। सार्क जो देश है उनमें साहित्यकारों में आपकी बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। जब आप पहली बार विदेश में कविता पढ़ने गई, उसकी कुछ स्मृति हो? जी, मैं सबसे पहले गई थी मॉरिशस गई थी जी, और उसके चंद दिनों बाद ही फिर लंदन गई थी जी। तो वहां मुझे बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बड़ा लोगों का आशीर्वाद मिला और सबने यही कहा कि अरे अब इससे पहले हमने आपको क्यों नहीं बुलाया। उनको पहले न बुला पाने का अफसोस रहा। तो मुझे उससे मेरा बहुत मन बढ़ा, मेरा उत्साहवर्धन हुआ। और वहां पर जो मैंने एक रचना लिखी थी जी, जो वहां के मैंने लंदन में देखा कि कुछ भाई लोग ऐसे थे जो 25-25, 30-30 साल से अपने देश भारत नहीं आ पाए थे, तो उनकी बहनें प्रतीक्षा कर रही हैं, तो और वो अपनी व्यस्तताओं के चलते वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो इस भावभूमि पर मैंने उनकी मन स्थिति में अपने आप को रखकर कि अगर मैं इनकी जगह होती तो क्या सोचती और इनकी बहनें क्या सोचती, तो वो एक गीत मैंने लिखा। अगर ध्यान हो तो सुनाइए। जी, लंदन से वॉल्वरहैम्पटन जा रही थी, उस यात्रा में ये गीत ने जन्म लिया। तो वो बहन कह रही है अपने भाई से कि तुम इतने वर्षों से वादा कर रहे हो लेकिन आ नहीं पाते हो, तो देखो हमारी क्या दशा हो रही है, हमारे माँ की क्या दशा हो रही है, पिता की क्या दशा हो रही है, तो तुम जरूर आना भैया। इस गीत को मैं आपको थोड़ा सा नमूना सुनाती हूँ। जरूर। तो इस गीत के लिए जब वहां पर उन भाइयों ने सुना जो अपने घर नहीं जा पाए थे, तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जो लेडीज थी वहां पर, स्त्रियां बैठी थी, उनके तो आंसू आ ही रहे थे। बहनों को भाई की याद, भाई को बहनों की याद और सबसे बड़ी अपनी जमीन की मिट्टी की याद। भैया इस बार तू अइयो मुँह से राखी बंधवइयो, भैया इस बार तू अइयो मुँह से राखी बंधवइयो, राखी के धागों में जो प्यार है वो रक्षा बंधन का त्योहार है। वाह, 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 वाह। वो रक्षा बंधन का त्योहार है। तो बहुत दिनों से आस लगाई, आस छूट गई मेरी, आने की तो बात दूर है, आई न चिट्ठिया तेरी, आई न चिट्ठिया तेरी। फिर भी मैं राह तकूंगी, दिल से मैं दुआ करूंगी, तू मेरी भाभी का श्रृंगार है, वो रक्षा बंधन का त्योहार है। वाह, वाह, वाह। तो इस तरह का ये फिर अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसका क्या हाल है, पिता के बारे में बताती है। तो बड़ा ऐसा ये मार्मिक गीत रच गया था। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपने वो समय भी देखा है स्वर्णिम युग कविता का, और आजकल जो कहा जाता है कि कविता के रूप में काफी बदलाव आया, अगर हम गिरावट शब्द का प्रयोग ना भी करें, क्या लगता है आपको कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखिए, उस समय कविगण जो मंच पर आते थे तो वो जो साहित्यिक कविता सुनाते थे उससे जनरुचि परिष्कृत हो गई थी जी। तो लोग वही कविताएं सुनना चाहते थे। फूहड़ कविताएं या सस्ते हास्य या हल्की कविताएं या चुटकुलेबाजी, ये उस समय नहीं सुने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक नई पौध ऐसी आने लगी जिनके पास कविता तो कम थी, उनके पास ये सब दूसरे मसाले खूब थे, तो उससे जनरुचि बिगड़ने लगी। तो हमने वो युग भी देखा है जब बहुत बड़े बड़े कवियों के नाम जो अभी लिए गए, उनके सानिध्य में हमने काव्य पाठ किए। और हमारे ही नगर के सोम ठाकुर, हमारे नगर के आदरणीय नीरज जी, तो ये ऐसे ऐसे कवि हमारी आगरा की धरती से आए हैं। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, वो तो मुझे बेटी की तरह ही मानते थे। और उसमें कविता का एक बड़ा अनुशासन हुआ करता था। जी, तो वो अनुशासन खत्म होने लगा और जो नई पौध के लोग आए थे वो चुटकुलेबाजी पर उतर आए, तो जनरुचि उससे बिगड़ गई। और तो धीरे धीरे मंच पर जो विशुद्ध साहित्य था वो कम होने लगा और व्यावसायिकता भी उसमें प्रवेश कर गई। हंसने हंसाने की प्रक्रियाएं, वो उस तरह की बातें होने लगी। उनके बीच में भी मैंने काव्य पाठ किया है और लोगों की
शाबाशी और उनकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मैंने पाई कि देखिए इतनी देर से तो जाने क्या हो रहा था मंच पर, अब हम कविता सुनने को हमें मिली तो हमारा आना सार्थक हो गया, ये खड़े हो के श्रोता कहते थे। तो मुझे वास्तव में बहुत संतोष होता था कि मेरी कविता सही दिशा में जा रही है, क्योंकि सोने की चमक तो हमेशा रहेगी जी। तो अब देखिए लालच हो रहा है, आपने इतनी बातें कर दी हैं कि इधर आपकी कोई नई रचना हो वो सुनाएं। पहले 4 पंक्तियां कुछ आप कहें तो हम सुन लें, कुछ हम बोलें तो आप सुने, कुछ धूप धूप कुछ छाँव छाँव यूं ही रास्ता कट जाएगा। क्या बात है। और बिन कहे सुने कैसे हम तुम जीवन पथ पर चल पाएंगे, हंसते गाते यूं ही जीवन का अंधेरा मिट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने आपसे और श्रोताओं से जुड़ने के लिए ये बात कही। मैं दरअसल अपना जब काव्य पाठ करती हूँ तो मैं माँ वाणी का स्मरण जरूर करती हूँ। तो मैं 4 पंक्तियां माँ वाणी के लिए देना चाहती हूँ। जी। उसके बाद मैं कुछ अपनी एक आध रचना आपको सुनाती हूँ जो कोरोना काल में भी बहुत कुछ हमने रचा, क्योंकि उन 2 सालों में हम कहीं जाते नहीं थे बाहर, तो घर में ही बैठकर कुछ 2-1 किताबें भी सृजित हो गईं, वो भी प्रकाशित हो गईं, और उसके अलावा कई कविताओं ने भी जन्म ले लिया। मैं वाणी माँ के चरणों में पड़ी बस धूल जैसी हूँ, सृजन की पावनी गंगा के मैं तो कूल जैसी हूँ। मुझे ये लेखनी भी शारदे ने खुद थमाई है। मुझे बचपन से ही ये महसूस होता है कि मुझे ये लेखनी भी शारदे ने खुद थमाई है। उन्हीं चरणों में नतमस्तक हुए एक फूल जैसी हूँ, वाह वाह वाह, एक फूल जैसी हूँ। और एक मैं आपको अपनी एक गजल सुना देती हूँ, और उसके अलावा संस्कृत में भी लिखा है, तो एक नमूना मैं आपको 2-2 लाइन की सुना देती हूँ। बाहर बाहर से हो चाहे भीतर वैसी बात नहीं, और चाहे जो हो दिल में लेकिन पहले से जज्बात नहीं, कि दिल से मिलने वाले अब इक्का दुक्का ही मिलते हैं, और इधर उधर की कहते लेकिन कहते दिल की बात नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इधर उधर की। और देखिए जो पड़ोसी देश से हम इतनी चीजें आयात करते रहे, उसी में ही हमने कोरोना भी जैसे आयात कर लिया हो। तो देखिए उसके लिए मैंने कहा कि आस्तीन में सांप छुपा कर हाथ मिलाना बहुत हुआ, तुमसे अब लेनी है हमको कोई भी सौगात नहीं। जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल। 1-2 शेर और सुनाती हूँ आपको। यूं देखो तो लोग बड़े ही भोले भाले हैं, यूं देखो तो लोग बड़े ही भोले भाले हैं, यूं देखो तो लोग बड़े ही भोले भाले हैं, ऊपर से चिकने चुपड़े भीतर से काले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये देखिएगा कि वक्त को किसके साथ रियायत करते देखा है, वक्त को किसके साथ रियायत करते देखा है, ऊपर वाले मालिक के सब खेल निराले हैं। वाह वाह वाह। ऊपर वाले। और देखिए कोरोना काल में कुछ बातें आपने सुनी होंगी कि पत्थर मत बरसाओ अपने ही रखवालों पर, पत्थर मत बरसाओ अपने
ही रखवालों पर, वो भी तुम जैसे ही बीवी बच्चों वाले हैं। वाह वाह वाह, वो भी तुम। तो इस तरह की रचनाएं भी मेरे जहन से आई। और श्रोताओं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आदरणीय डॉक्टर शशि तिवारी जी आकाशवाणी की सम्मानित संगीत की कलाकार भी हैं। तो हम चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आप कुछ गायकी का नमूना, वैसे तो गायकी आपकी इसमें कविताओं में छिपी हुई है, चाहे वो लोक संगीत हो या जो भी संगीत का आप रूप चाहें, तो मैं एक दो लोक संगीत में सुनाती हूँ आपको। तो एक तो होली है जो राग काफी पर आधारित है। वाह। तो ये जन जन में व्याप्त है ये धुन। ये धुन मेरी नहीं है, तो काफी राग में ये है। अब ही उमरिया की थोरी श्याम मोसो खेलो न होरी, अब ही उमरिया की थोरी, अबीर गुलाल कुमकुमा मारे, मोसो करत बरजोरी, ऐसो ढीठ भयो नंद लाला, ऐसो ढीठ भयो नंद लाला, भैया मोरी मरोरी मरोरी, भैया मोरी मरोरी मरोरी, खेलो न होरी, अब ही उमरिया की थोरी। वाह वाह वाह, राग काफी और ताल दीप चंदी। जी क्या सुगत संयोग है। और फिर उसमें बाद में कहरवा भी आ जाता है और लौट के फिर दीप चंदी में आ जाते हैं। एक देखिए, एक मेरी रचना देखिए, इसमें कृष्ण और यशोदा का संवाद है। जी जरूर। वो माखन रोटी मांग रहे हैं सुबह सुबह उठ के। वाह वाह वाह। दे 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 रियो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो, दे 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 रियो माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो, लाला भूखो रे गोपाला भूखो, दे 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 री हो, दे 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 री ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। ये देखिए, मैं दक्षिण भारत में भी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी गई, विदेशों में भी गई, लोगों ने मेरे लोकगीत की फरमाइशें कर करके सुना। आपके लोकगीत हमारे कहने से अक्सर बजते रहते हैं और लोग बड़ी फरमाइश उनकी रहती है। तो माँ यशोदा कह रही है कि अबई तो भोर भयो है, अबई लाला तू जग्यो है, नेक मुख हाथ तो धोले, मत आगे पीछे डोले, तू कैसो ढीठ भयो है, तू कैसो ढीठ भयो है, न माने के नो काहू को, दे 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 री ओ माखन रोटी दे दे, ओ मैया तेरो लाला भूखो। देखिए, किसी जमाने में सबसे पहले मैं दिल्ली आकाशवाणी पर जाया करती थी लोकगीत और सब तरह के कार्यक्रम देने के लिए। उसके बाद मथुरा में जब आकाशवाणी केंद्र बन गया तो मैं आकाशवाणी मथुरा में जाने लगी। उसके बाद जब आगरा में बन गया तो मैं आगरा आ गई। आगरा जी, हमारा सौभाग्य। और उस समय देखिए, मैं वी आर 5 सिस्टर्स, हम लोग 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो हमारे सब बहनों के अंदर वो स्वर आया है। तो हमारी पूरी बहनों की, तिवारी बहनों की एक पार्टी हुआ करती थी जी। तो हम लोगों ने लोकगीत सब 5 बहनों ने मिलकर बहुत गाए। और जो आकाशवाणी दिल्ली और मथुरा वाले, वहाँ ब्रजमाधुरी कार्यक्रम आया करता था और मथुरा आकाशवाणी वाले सभी स्टाफ के लोग बहुत आज तक याद करते हैं। आपने संस्कृत में भी काफी लिखा है, तो एक कुछ वानगी संस्कृत की भी हो जाए। जी, मैंने संस्कृत के कवि सम्मेलनों में भी खूब भाग लिया है। तो देखिए, मैंने शारदा वंदना भी लिखी हैं, भारत माता वंदना, और कई तरह की श्री ठाकुर जी के लिए भी वंदनाएं लिखी हैं, और तरह के जो हमारे राजनीति से संबंधित कुछ बातें वो भी मैंने लिखा है। तो देखिए, थोड़ा 2-2 लाइन सबकी सुना देती हूँ। भारत माता की वंदना देखिएगा। मधुरा विमला सहजा सरला, भारत माता भारत माता, फलदा कुलदा वरदा शुभदा, भारत माता भारत माता। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो संस्कृत नहीं भी जानते हैं, केवल संस्कृतानुरागी हैं, वो भी उसको समझ सकें। देखिए, शारदा वंदना देखिएगा। हे शारदे
जग तार के करुणामयी महिमामयी भारती जगत्युद्धार के हे शारदे जगतार के। एक देखिए कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ कि राधा प्रियम तम गोपी प्रियम तम कृष्णम नमामि कृष्णम स्मरामि। मैं कृष्ण का स्मरण करती हूँ, मैं नमन करती हूँ। गोपालकम तम श्रीधारकम तम कृष्णम स्मरामि। देखिए मुझे कनाडा में संस्कृत जानने वाले लोग मिल गए और उन्होंने मुझसे फरमाइश करके संस्कृत की रचना सुनी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कनाडा की धरती पर मुझसे संस्कृत की रचना सुनी जाएगी। अच्छा देखिए मैंने कुछ अनुवाद भी किए अपनी ही रचनाओं के। जैसे 4 पंक्तियां मेरी हैं कि कोई हमें बता दे हम जा कहाँ रहे हैं, राग अपना अपना गा कर ढपली बजा रहे हैं। मैं कभी कोई मुहावरों का प्रयोग भी कर लेती हूँ कि बर्बादियों की गाथा कानों में तेल डाले, कानों में तेल डाले बर्बादियों की गाथा, कुछ बहरे सुन रहे हैं गूंगे सुना रहे हैं। ये कुछ व्यंग्यात्मक शैली में, मतलब एक गीतकार को व्यंग की बात कहना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ। इसी का संस्कृत अनुवाद किया है ये देशे अस्मदीय। यानी हमारे देश में क्या है कि सुख शांति राज्यम न देशे अस्मदीये परिलक्षितम कुह गतम कारणम किम, और कश्चित न जानाति कह कुत्र गच्छेत, तो कश्चित न जानाति कह कुत्र गच्छेत सर्वे सुलग्नाः स्वाभीष्ट सिद्धौ। सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं ऐसी बात भी कहना चाहती हूँ कि लोग उससे कुछ सीखें कि यत्रापि कुत्रापि पश्यन्तु देशे गाथा विनाशस्य कर्णेषु तैलम निक्षिप्य बधिराः शृण्वन्ति चापि कथयन्ति मूकाः अत्यद्भुतञ्च। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि बहरे सुन रहे हैं और गूंगे सुना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है मैडम। ये तो आपके व्यक्तित्व के 2 बड़े हिस्से रहे, संगीत और साहित्य। समाज की चिंता भी आपके मन में कहीं न कहीं अंदर से आप चिंतित होती हैं जी। तो समाज सेवा के क्षेत्र में चाहे पर्यावरण की बात हो, आज की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में, पर्यावरण रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे भगवान की कृपा से अवार्ड मिल चुके हैं। तो उसमें जैसे महिला शांति सेना है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, मैं करीब 35 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो आगरा की हैं, कुछ आगरा से बाहर की हैं, लखनऊ दिल्ली वगैरह जयपुर दूसरे शहरों की, और विदेशों की बहुत सी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें से बहुत सी संस्थाएं, कुछ एनजीओज हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़कर मैंने काम किया है। मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज के चौराहे वहां बैठकर गरीब महिलाओं के लिए आवाज उठाई है और सड़क पे बैठने की कभी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन समाज सेवा का ऐसा जज्बा मन में आता था कि हम कुछ भी करने लग जाते थे। रात के 12 बजे भी अगर किसी दुखी पीड़ित कन्या या महिला की का फोन आता है हमारे पास, क्योंकि हम जहां जहां जाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, तो उनको भी हम साथ लेकर चलते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग भी सब हमारे परचम के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे दुख दर्दों को दूर करने के लिए आवाज उठा रही हैं, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। इतना विशाल अनुभव का भंडार आपके पास है, आगे क्या योजना है? आगे की योजना यही है कि मेरी लेखनी अनवरत रूप से चलती रहे। मेरा ये क्या कम सौभाग्य है कि मैं अपनी लेखनी के पास हूँ, और लेखनी का क्या ये कम सौभाग्य है कि वो कविता के पास है। ये क्या कम सौभाग्य के संगीत के स्वर की छौंक उसमें पड़ी हुई है जी। और उसको मैंने लोक रंग से भी जोड़ा हुआ है। उसमें मिट्टी की सौंधी सुगंध है। सौंधी सुगंध है। हम आसमान को देखते जरूर हैं और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहकर। जी, और हम यही चाहेंगे, तमाम श्रोताओं की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लेखनी सदैव यूं ही चलती रहे जी। आपके मेरा संगीत और कविता ये दोनों चीज चलती रहे। आपके कंठ में मां सरस्वती का वास यही मैं श्रोताओं की दुआ भी चाहती हूँ और आपकी दुआ भी चाहती हूँ। और आपकी कविताओं की जो महक है, एक सौंधी सुगंध है, वो दूर दूर तक पहुंचती रहे। आप आई, आपसे बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण भाई जी, और आकाशवाणी आगरा केंद्र की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।